हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज 5-6 दिन बाद मैं क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, और बट कुछ लोगों के फिर भी मैसेज आ रहे थे कि सर कब क्लास लोगे। तो मैंने बताया आपको कि मेरे कुछ सेटअप में जो जहां मैं लेक्चर लेता हूं वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और लॉकडाउन की वजह से नहीं मैं ले पा रहा था। खैर, अभी सारी चीज़ सही है। अब आपकी डेली क्लास होगी और जितना आपका छूट गया है 4-5 दिन का वो कवर अप हो जाएगा इन क्लासेस में, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, इन समय को बहुत ज्यादा आपको यूटिलाइज करना है। मैं बार बार कई लेक्चरों में भी ये बात बोल चुका हूं, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है और ये बात कई हद तक सबको पता रहती है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसीज के चांसेस बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो अपने आप को पहले से तैयार रखो, और जो टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं लाइव क्लास भी शुरू कर दूंगा। जो लोग बैच में, जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन के बैच में ऐड हो रखे होंगे बच्चे, उन लोगों की मैं प्रॉब्लम डाउट सॉल्विंग क्लास लाइव में लेने वाला हूं। ये एक उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चीज और आपको पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो पुराने लेक्चर्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं सारे देख लिए होंगे। देखिए, अब थोड़े से क्या कहते हैं, हम लोग लेक्चर्स थोड़े से बढ़ा देंगे। मतलब एक दिन में 2-2 लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगा मैं डालूं, क्योंकि मैं आपको बताया ही आपको कि किस तरीके से पिछले 5-6 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने आपको बताया टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो वो सही होने में, बड़ा मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हुई मेरे को। इस लेक्चर में हम लोग 20 पावरफुल एमसीक्यूज करेंगे। जनरेशन, पावर सिस्टम, जितना भी अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया उसके बेसिस पे। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और बाद में एक चीज आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आप पुराने लेक्चर्स देख के अगर आए हैं तो ये सारे एमसीक्यूज आपको झट से हो जाने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात। ये प्रॉब्लम तब नहीं आएगी जब आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने लेक्चर मिस किए हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो शुरू करें अपना एमसीक्यू। और एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि देखो, मेरी कोशिश रहती है कि मैं डुअल लैंग्वेज में लेके आऊं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आऊं, बट कुछ क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हो पाते हिंदी में, क्योंकि मेरे पास जहां से जैसे डेटा, जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने अगर कुछ क्वेश्चन पेपर से मान लीजिए, या कुछ वेबसाइट से मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिए, या कुछ क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए, वो क्वेश्चन पेपर में ही अवेलेबल नहीं होते हिंदी में। मान लो जैसे मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर लिया, मान लो मैंने, आप लेक्चर देख रहे हैं, मैंने आपका पेपर लिया। अब आपने अगर हिंदी में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा तो मुझे उसकी इंग्लिश मिलने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बंदा जो स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन पेपर, उसी लैंग्वेज में उसको जो है मेल आ जाता है। और जिस लैंग्वेज में मेल आ जाता है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होता है, वही चीज मेल में आ जाती है, रिस्पॉन्स शीट में। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो आपने इंग्लिश में पेपर दिया, तो आपके जब मैं रिस्पॉन्स आपसे लूंगा, जेई का पेपर मैं आपसे लूंगा या TG2 का आपसे लूंगा, तो वो उसी लैंग्वेज में मेरे पास आएगा। आपने इंग्लिश में किया तो मेरे पास भी इंग्लिश में आएगा। तो अब मैं उसकी हिंदी कहां से लाऊं? या अगर मान लो किसी एक्स दूसरे स्टूडेंट ने हिंदी में अटेम्प्ट किया है, तो मैं उसकी इंग्लिश कहां से लाऊं फिर? तो ये इशू आ जाता है। तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूं कि डुअल लैंग्वेज वाले भी मैं प्रोवाइड कर सकूं, बट कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना हम यूं बेवफा ना होते। जी बिल्कुल भाई, मैं कुछ तो मजबूरी मेरी भी रहती है, वरना मैं आपके लिए दोनों में लेके आता लैंग्वेज में। क्लियर है इतना पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जनरेशन के 20 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन को, मैं भी अपनी स्क्रीन पे देख लेता हूं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस जनरेटिंग स्टेशन की मिनिमम रनिंग कॉस्ट होती है? किस जनरेशन स्टेशन की? देखो, मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में बताते चल सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज आप समझिए, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में फंस कर आप क्वेश्चन की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत किया करिए प्लीज।
पहला सवाल है, किस जनरेटिंग स्टेशन पे, मतलब किस जनरेटिंग स्टेशन की मिनिमम रनिंग कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। रनिंग कॉस्ट मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में, जो गैस टरबाइन वाला लेक्चर है आप देखिएगा, गैस विंड टरबाइन वाला, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, रनिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपका जनरेटिंग स्टेशन चलने के दौरान जो पैसा लगता है उसे हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं। जो पैसा लगता है उसे हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस पेपर में, इस क्वेश्चन में रनिंग कॉस्ट मिनिमम पूछी है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन थर्मल पावर स्टेशन है। तो थर्मल पावर स्टेशन में तो देखो कोयला चाहिए, बराबर आपको इकोनोमाइजर, सुपर हीटर सब चलाने रहेंगे, बराबर आपको जब जनरेशन प्लांट चलेगा तो आपको जनरेटिंग स्टेशन में सुपर हीटर और एयर प्री हीटर इन सब को भी चलाना है, कंडेंसर को भी चलाना है, तो वो तो रनिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी, उसमें तो कम लग ही नहीं सकती। तो बात करें कि अपने इस पहले क्वेश्चन की, तो इसका पहले क्वेश्चन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनेगा, आंसर विल बी बी, क्योंकि बी ऑप्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, इसमें क्या है, एक बार हम लोगों ने पानी को चैनलाइज कर दिया, पानी का रास्ता बना दिया, तो पानी गिरना ही है और फिर जो है उसमें क्या पैदा होना है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी ही होनी है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में लगातार आपको, फिर से मैं कहूंगा कि एयर प्री हीटर और ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर और थर्मल में केवल और केवल रिएक्टर और बॉयलर का अंतर होता है। मतलब न्यूक्लियर में रिएक्टर लगे होते हैं और आपका इसमें थर्मल में आपके बॉयलर और फर्नेस लगे होते हैं। ठीक है, नन तो ऑप्शन है ही नहीं, तो पहले का आंसर बी होने वाला है। अब चलते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं विंड मिल को लेके। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में साफ इस चीज का लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये वाली चीज, जो विंड मिल का कंसेप्ट है, मैंने गैस टरबाइन वाला लेक्चर था, इससे पहला शायद 11वां या 12वां लेक्चर होगा, उसमें आपको मैंने विंड के बारे में बताया था। और ये फॉर्मूला भी मैंने, ये विंड मिल की पावर का फॉर्मूला है, विंड मिल पावर का फॉर्मूला है। और इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, और इस विंड मिल की जो पावर थी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर है वो 0.5 रो ए वी क्यूब होती है, जिसमें वी होता है वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का वेग, ए होता है एरिया ऑफ ब्लेड, जो ब्लेड का एरिया होता है वो होता है ए, और रो होता है डेंसिटी, एयर घनत्व, एयर डेंसिटी। अब आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पावर, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर कांस्टेंट इन विंड मिल डिपेंड्स ऑन। वो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि विंड मिल की जो पावर है P, ये किन मापदंडों पर डिपेंड करती है। तो आपकी आंखें साफ देख पा रही होंगी, देख पा रही है ना आपकी आंखें, हाँ बिल्कुल साफ देख पा रही होंगी कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेग जैसे जैसे विंड का बढ़ेगा, वेलोसिटी जैसे जैसे विंड की बढ़ेगी, पावर भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एरिया ब्लेड का जो आप बड़ा कर दोगे तो भी पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी, या एयर का जो घनत्व, डेंसिटी, जो हवा बह रही है उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है हमारी विंड मिल पावर का कमाल। क्लियर है? तो हमारी विंड मिल पावर अगर ऑप्शन वाइज देखें, शेप ऑफ रोटर ब्लेड, शेप ऑफ रोटर ब्लेड की अगर हम लोग बात करें नहीं उतना डिपेंड करता। विंड वेलोसिटी, बी ऑप्शन, विंड वेलोसिटी पे तो डिपेंड करती है। ओरिएंटेशन ऑफ रोटर ब्लेड, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि
ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से पंखे के ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन है ए और बी। ओहो, देखिए डी ऑप्शन में ए और बी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए जो शेप है रोटर के ब्लेड की, थोड़ा देखो वो पूरी तरीके से गलत बात भी नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें विंड वेलोसिटी, तो विंड वेलोसिटी तो सीधा सीधा फॉर्मूले में है, और रोटर की शेप भी अगर ब्लेड की बात करेंगे तो रोटर की शेप पर भी ये फर्क डाल देगा, रोटर की शेप पर भी ये फर्क डाल देगा। तो डी इज द राइट आंसर। शेप पर भी रोटर की ब्लेड, अगर देखिए रोटर की ब्लेड का शेप इस तरीके से होगा कि एयर उससे ज्यादा काटे ही ना, तो फिर विंड की पावर कहां से बढ़ेगी, नहीं बन पाएगी ना उतनी पावर, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। आप देखिए इस बात को, अगर ये डी ऑप्शन ना दिया होता तो विंड वेलोसिटी खाली लगाते हम लोग, बट ऑप्शन में ए और बी दोनों दे रखा है तो हम दोनों लगा रहे हैं। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो एमएचडी जनरेटर से रिलेटेड है। ये वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं एमएचडी जनरेटर का लेक्चर। एमएचडी जनरेटर की रेटिंग किस पर डिपेंड करती है, पर यूनिट वॉल्यूम रेटिंग जो है वो किस पर प्रोपोर्शनल है, मतलब किस पर डिपेंड करती है, किसके प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इसमें जो ये रो है, ये सिग्मा है, सॉरी सिग्मा जो है ये होती है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे बोलते हैं, या कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं, या विशिष्ट चालकता इसे आप बोल सकते हैं। तो ये जो रो है वो कंडक्टिविटी होती है, और यू है फ्लूइड वेलोसिटी, मतलब जो फ्लूइड, क्या फ्लूइड यूज होता है एमएचडी जनरेटर में, मैंने आपको बताया था फ्लूइड क्या यूज होता है, हवा, एयर यूज होती है, वो भी हॉट गैस, जो कि क्या हो चुकी होती है, आयनाइज हो चुकी होती है, जो कि आयनाइज हो चुकी होती है वो एयर यूज होती है, वो एज अ फ्लूइड वहां पे काम करती है। फिर आपका बी है फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और आपका रो जो है वो है आपका फ्लूइड डेंसिटी, उस जो फ्लूइड है जो एमएचडी जनरेटर में बह रहा है उसका घनत्व क्या है, ठीक है। तो अभी ये किसके प्रोपोर्शनल हो गई, पावर जनरेट। देखो ये चीज मैंने नोट्स में दी हुई है, आपको मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स ऐप पर हैं उनको मैंने ये नोट्स में दी हुई है, नोट्स में ये सारी चीजें कवर अप्ड हैं। तो किस किस के प्रोपोर्शनल है, पावर कंडक्टिविटी के है, फ्लूइड वेलोसिटी के है, वेग के है, और फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार, क्वेश्चन में ए बी सी डी ऑप्शन, दो तीनों ऑप्शन यही दे रखे हैं, स्क्वायर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी और फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड भी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ना। चलिए फोर्थ की बात अगर हम करें, फोर्थ सबसे आसान है, एमएचडी से ही रिलेटेड है, पूछ रहा है कंडक्शन यूज्ड इन एमएचडी जनरेटर इज, एमएचडी जनरेटर के अंदर कंडक्शन में क्या यूज होता है। मैंने आपको बताया था गैस यूज होती है जो कि आयनाइज्ड हो गई होती है हीट एनर्जी की वजह से, वो होती है एमएचडी। बात करेंगे हाँ एमएचडी से अगला रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोग ना ये सब चीज नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, और मैं उन लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आप सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहे हैं लेक्चर को तो एमएचडी जनरेटर में जाके ही ये सब नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि जब आप कभी एमएचडी जनरेटर को रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप वहां पे पाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट। अगला क्वेश्चन वो एमएचडी जनरेटर से, अच्छा मैं फोर्थ का लिखना भूल गया ऑप्शन, फोर्थ का ऑप्शन में लिख देता हूं, ए ऑप्शन है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ का ऑप्शन क्या है और क्वेश्चन क्या है, इन एमएचडी जनरेशन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज। देखिए एमएचडी जनरेटर में ईएमएफ कैसा यूज होता है, तो ए ऑप्शन देखें उसमें साफ लिखा है मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतीय उत्पन्न ईएमएफ, मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर कह सकते हो गतीय इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतीय। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं तो प्लीज बोल तो रहा हूं यार, सुन लो, ठीक है। गतीय इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतीय इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर हम बात करें
बी स्टैटिक ईएमएफ, स्थिर ईएमएफ पैदा होता है? नहीं होता स्थिर ईएमएफ। जब एयर चलेगी तो स्थिर ईएमएफ कहां से पैदा हो जाएगा? नहीं, गतीय ईएमएफ पैदा होता है, ये बात सत्य है। सी हॉल ईएमएफ, देखिए हॉल ईएमएफ का हॉल इफेक्ट बेसिकली एक इफेक्ट होता है। हॉल इफेक्ट जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट को तो जानेंगे कि उसमें भी इस एमएचडी जैसा ही अरेंजमेंट लगा हुआ होता है। उसमें भी तीनों, वहां पर भी जो है तीन चीज होती हैं, वो भी तीनों परपेंडिकुलर रखी हुई होती हैं। अरेंजमेंट सिमिलर टू एमएचडी जनरेटर जैसा रहता है। तो इसका जो ईएमएफ है वो हॉल ईएमएफ जैसा ईएमएफ पैदा होता है। हॉल ईएमएफ जैसा ईएमएफ पैदा होना मतलब हॉल इफेक्ट में जैसा ईएमएफ पैदा होता है वैसा यहां होता है। अब मैं पूरा हॉल इफेक्ट अभी नहीं बता रहा हूं, हॉल इफेक्ट काफी बड़ा इफेक्ट है, अभी हम लोग नहीं तो फिर भटक जाएंगे। तो आपका इस दोनों तरीके के ईएमएफ पैदा होते हैं, और जब ये दोनों तरीके के ईएमएफ पैदा होंगे यार, तो इस बात को जान लीजिए कि आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। ए और सी दोनों सही है तो डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन दे रखा है उसने, वहां पे डी ऑप्शन दे रखा है, ए एंड सी। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टीम टरबाइन नहीं है। मतलब स्टीम जब हम मारते हैं टरबाइन पे तो ऐसा टरबाइन कौन सा नहीं है इनमें से जो कि स्टीम के लिए यूज होता है, जो कि स्टीम के लिए यूज होता है, ऐसा कौन सा नहीं है। याद रखिए, उससे पहले कुछ एक बात मैंने यहां पर लिखी हुई है। देखिए पेल्टन टरबाइन हाई हेड के लिए यूज होता है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम के लिए यूज होता है, कैप्लन लो हेड के लिए यूज होता है। आपको मैं इसका एक ट्रिक भी बता चुका हूं, PHFM कल, PHFM कल, PHFM कल। आपको भी बोलना पड़ेगा, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। बोलिए PHFM कल, PHFM कल, PHFM कल, PHFM कल। ठीक है, तो P का मतलब पेल्टन हाई हेड के लिए, फ्रांसिस का मतलब मीडियम हेड के लिए, कैप्लन का मतलब लो हेड के लिए। हेड मतलब 300 से ऊपर मीटर अगर होगी तो हाई हेड होगा, 30 से 300 मीटर होगी तो मीडियम हेड होगा, और अगर लो हेड की बात करें तो 30 मीटर से कम वाले पानी जहां से गिरेगा वो लो हेड होगा। कुछ बातें जो आगे भी क्वेश्चन से जुड़ी हुई हैं पेल्टन के, देखो मैंने डिटेल में ये सब, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ टरबाइन कराया है, अगर आपको नहीं देखा वो लेक्चर तो आप वो लेक्चर देखो। टाइप्स ऑफ टरबाइन में मैंने वकायदा आपको फोटोज के साथ दिखाया है कि किस तरीके से पेल्टन टरबाइन में तिरछे रूप से हम लोग फ्लो मारते हैं पानी का, कैप्लन में अक्षीय रूप से एक्सैल फ्लो हम लोग करते हैं पानी का। एक और चीज जो पूछ ली जाती है कि पेल्टन की स्पीड कैसी होती है, थोड़ी कम स्पीड होती है पेल्टन टरबाइन की। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से स्टीम टरबाइन कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन। इनमें से कौन सा स्टीम टरबाइन नहीं है, नहीं है स्टीम टरबाइन। तो आप एक चीज देखिए, ये बात नोट कर लीजिए, पेल्टन जो टरबाइन है वो स्टीम टरबाइन नहीं है, नॉट अ स्टीम टरबाइन। ये केवल एक वाटर टरबाइन है, मतलब जब ऊपर से पानी फेंका जाएगा तो वो इस पर गिरेगा पेल्टन पे, मतलब केवल पानी के लिए यूज होने वाला टरबाइन है। और वो भी कैसी, हाई हेड के लिए। ऐसा नहीं कि सब में यूज हो जाएगा, हाई हेड के लिए ये केवल एक वाटर टरबाइन है, पर जब भी इस पे स्टीम मारी जाए ऐसा टरबाइन ये नहीं है। स्टीम मारने के लिए नहीं है ये टरबाइन पेल्टन। तो आंसर विल बी सी। 6th का आंसर सी हुआ, पेल्टन टरबाइन एक स्टीम टरबाइन नहीं है, नहीं है। पेल्टन केवल एक व्हील टरबाइन है, सॉरी वाटर टरबाइन है। क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
कैप्लन टरबाइन का फ्लो पूछा है, देखिए सीधा आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया एक्सियल फ्लो होता है, 7th का ए ऑप्शन विल बी देयर। एक्सियल फ्लो, एक बार आप टाइप्स ऑफ टरबाइन जाके देखिए, अक्षीय रूप से पानी डाला जाता है, मैंने वहां पे फोटो भी दिखाई है। प्लीज अगर आपको डिटेल में जानना है एक्सियल फ्लो कैसा होता है, टाइप्स ऑफ टरबाइन वाला लेक्चर आप देखिए, शायद 10 या 11 नंबर लेक्चर है आई थिंक, ठीक है। तो 7वां का आंसर क्या हो गया, ए। बात करते हैं 8वें की, ऑपरेटिंग हेड ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन का ऑपरेटिंग हेड की हाइट पूछ रहा है फ्रांसिस की, तो कितनी है, 30 से 300 मीटर की हाइट होती है। मतलब आपका सी ऑप्शन बैठा। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे डी ऑप्शन में, मोर देन 200 मीटर। कुछ लोग सोचेंगे सर 300 मीटर तक है तो मोर देन 200 में भी तो आ सकता है। नहीं, उसने देखो 30 से 200 दिया है, तो एक काफी हद तक रेंज उसमें आ गई। और कुछ कुछ बुकों में एक्चुअली देखो मोर देन 200 तो फिर 500 मीटर भी होता है, बट 500 के लिए तो नहीं होता ना, ये 300 तक के लिए होता है। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा बैठा, सी ऑप्शन बैठेगा ज्यादा एक्यूरेट। तो 8 का सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्शन टरबाइन, निम्न में से कौन सा रिएक्शन टरबाइन नहीं है। तो देखिए रिएक्शन टरबाइन बेसिकली फ्रांसिस और कैप्लिन रिएक्शन टरबाइन है, ये रिएक्शन टरबाइन होते हैं। मैंने फिर से कहा जिसको टरबाइन के बारे में ज्यादा जानना है टाइप्स ऑफ टरबाइन में जाइए। और जो पेल्टन है वो इंपल्स टाइप का टरबाइन होता है, इंपल्स टरबाइन होता है पेल्टन। तो जो पेल्टन टरबाइन है वो एक इंपल्स टाइप का टरबाइन है, और इंपल्स टाइप का टरबाइन होने की वजह से ये ऑप्शन में लग जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन नहीं है, पेल्टन टरबाइन रिएक्शन टरबाइन नहीं है, मतलब सी आंसर। पेल्टन एक इंपल्स टरबाइन है, रिएक्शन नहीं है, वो पूछ रहा है। बात करते हैं 10th की। 10th नंबर क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी का लॉस करवाता है। थर्मल पावर प्लांट वाला आप लेक्चर देखिए, मैंने आपको उसमें बताया है साहब कि कंडेंसर वाले पार्ट में 50% से ज्यादा, मैं 50% से ज्यादा लॉसेस वहां, या 50% तक भी लॉसेस वहां होते हैं। तो 10th का आंसर बना सी ऑप्शन, यस कंडेंसर। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन की, किस टरबाइन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, किस टरबाइन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिए कैप्लन टरबाइन की सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, और लोएस्ट पूछेगा तो किसकी होती है, पेल्टन की। लोएस्ट स्पीड पेल्टन की, हाईएस्ट स्पीड कैप्लन की, लिख लीजिएगा ये चीज। और फ्रांसिस की इसके बीच में स्पीड होती है, ये मैं बात बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा इसकी होती है, 2-3 गुना कम होती है फ्रांसिस की, और पेल्टन की उससे भी कम होती है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, 11th का ऑप्शन एक मिनट में लिख देता हूं, तो 11th का आंसर क्या बनेगा, डी, ठीक है। बात करते हैं 12th नंबर में क्वेश्चन करते हैं 12th। तो 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू, देखिए थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती थी, मैंने आपको बताया था तब भी। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, इतने इतने पोर्शन को मिटा देता हूं। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी था। तो एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर इनटू थर्मल एफिशिएंसी अगर इनटू कर देते हैं तो आपका ये बैठा सी ऑप्शन, 12वें का सी है। बात करते हैं 13th की, आप लोग जाके देख सकते हो, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है 12th वाले के लिए। 13th की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट
में स्टीम कहां पे पैदा होती है, स्टीम किस पार्ट में पैदा होती है। अब देखो सवाल की गहराई देखो आप एक बार, उतरने को जी करेगा, जैसे आंखों की गहराई होती है ना, उतरने का मन करता है, वैसे ही ये सवाल की गहराई समझो। कुछ लोग तो डूब जाते हैं उस गहराई में, ऐसे ही आपको डूबना है। अब उसमें नहीं डूबना है, इन सवालों में डूबना है कि सवाल पूछ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस पार्ट में स्टीम पैदा होती है। तो देखिए बी इज द राइट आंसर। बॉयलर में, पहली चीज तो बॉयलर होता ही नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फिर बात करेंगे चैम्बर अक्रॉस रिएक्टर, नहीं। एयर प्री हीटर में तो ये काम होते ही नहीं है। हीट एक्सचेंजर के अंदर वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में, हीट वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में। चलिए मैं बात करता हूं 14 नंबर क्वेश्चन की। देखो सब चीजें मैं करवा चुका हूं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करके जा रहा हूं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉडरेटर का फंक्शन क्या है। मॉडरेटर का सीधा सीधा फंक्शन है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है मॉडरेटर, तो ऑप्शन बनेगा सी। मैं इसको मिटा देता हूं। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंट्रोल रॉड के लिए सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है। कंट्रोल रॉड के लिए सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल रॉड मटेरियल। क्या सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है। क्या वो हल्की होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कोई खास वो नहीं है कि मतलब हल्की ही होनी चाहिए, हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, कंसिडर 1 मिनट के लिए लेके चल सकते हैं हम इसे। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, होनी तो चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। न्यूट्रॉन को काफी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप देखना कंट्रोल रॉड में मैंने आपको बताया है, ये वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है करके, ठीक है। कंट्रोल रॉड क्या करता था, न्यूट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी न्यूट्रॉन, बहुत ज्यादा जो न्यूट्रॉन निकलते थे उनको एब्जॉर्ब कर लेता था और रिएक्शन स्लो कर देता था। तो एब्जॉर्ब तो करना चाहिए न्यूट्रॉन को, ये तो बात है, और इट मस्ट बी वेरी रिफ्लेक्टिव टू न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स के लिए काफी सजग होना चाहिए, मतलब काफी सजग होना चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन को देखते ही एकदम मतलब एक्टिव हो जाए वो। अब देखिए ऑप्शन ए बी सी डी सही तो हैं, लगभग सारे सही हैं। अब समस्या वही आती है कि जीवन हो चाहे ऑप्शन हो, जब 2 सही को चुनना होता है, यार ये वाली तो सही नहीं है, ये वाली सही है, वो तो बहुत आसान है, बट यार ये भी सही लग रही है, वो भी सही लग रही है, तो सबसे ज्यादा टफ हो जाता है। तो जब भी 2 सही लोगों को चुनना हो या 2 सही ऑप्शन को चुनना हो तो सबसे ज्यादा टफ पार्ट बनता है। तो यहां पर जो सबसे सही आंसर, सबसे सही ऑप्शन है वो है हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब सी ऑप्शन बैठेगा कि कंट्रोल रॉड में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो न्यूक्लियर फिशन होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। न्यूक्लियर फिशन तो प्रिंसिपल है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन बना ए, 16th का ए बना। विच पार्टिकल इज बॉम्बार्डेड ऑन हैवी न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, कौन सा पार्टिकल को मारा जाता है या बॉम्बार्ड किया जाता है फ्यूल के ऊपर, ईंधन के ऊपर। तो वो यूरेनियम था, पहली चीज तो ईंधन क्या था न्यूक्लियर रिएक्शन में, फ्यूल क्या था यूरेनियम, और मारा किसको जाता था, न्यूट्रॉन को। तो इस क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर हुआ, न्यूट्रॉन, सी।
18th न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में, 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल होता है ईंधन की तरह? 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं। तो देखो, नेचुरल यूरेनियम U-35 मैंने आपको बताया था, फिर से मैं कहूंगा लेक्चर देखिए न्यूक्लियर वाला, ये सारी बातें बताई गई हैं। U-35 और U-238 दोनों यूज होते थे, बट ये नेचुरल था, ये वाला हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपका आंसर हुआ ए। आंसर सही डी भी है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, डी फॉर दिल्ली, वो भी सही आंसर है 238, बट वो आंसर क्या है? वो आर्टिफिशियल यूरेनियम है। ये आर्टिफिशियल यूरेनियम है, लैब में प्रिपेयर होता है, बट हम लोग प्रेफर मोस्टली करते हैं नेचुरल यूरेनियम ना। तो आपका ए इज द राइट आंसर। 19th की बात करें क्वेश्चन की, फ्यूल के तौर पे यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूल के तौर पे क्या यूज होता है? यूरेनियम। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट एमसीक्यू अपना 20, कोल्ड रिजर्व क्या होता है? आहा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई पेपरों में आ चुका है। ये कोल्ड रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व, ये 3 कई तरीके के रिजर्व होते हैं। ये मैंने, जो लोग एप्लीकेशन पर बैच में जोड़ चुके हैं उन लोगों को नोट्स में ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट कोल्ड रिजर्व में अभी के लिए यहां पे बता के चलता हूं क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कोल्ड रिजर्व क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, 3 तरीके की चीजें होती हैं। जगह नहीं रह गई है। देखो, कोल्ड रिजर्व होता है, हॉट रिजर्व होता है और स्पिनिंग रिजर्व होता है। ये अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं टर्म्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के टर्म्स हैं, एप्लीकेशन में नोट्स में मैंने इन सबको मेंशन किया हुआ है। हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है? पहले कोल्ड रिजर्व देखते हैं। देखिए, कोल्ड रिजर्व क्या होता है? कोल्ड रिजर्व वो रिजर्व होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक हाइड्रो पावर प्लांट है 50 मेगावाट का, मान लीजिए। अब आप एट अ टाइम अभी 30 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 20 मेगावाट आप कर सकते हो, बट कर नहीं रहे हो। समझना बात को। जैसे आप ऐसे समझिए, आप बाइक चलाते हैं, बाइक में 100 की स्पीड मैक्सिमम दे रखी है, आप 100 तक पहुंच सकते हो, बट आप गाड़ी 40 पे चलाते हो, 50 पे चलाते हो। तो जो आपकी स्पीड वहां पर बाइक में रिजर्व है, मतलब कहने का मतलब वो रिजर्व स्पीड जो ऑपरेशन में नहीं है, बट आप उसको चाहो तो ला सकते हो ऑपरेशन में। वो स्पीड, जैसे बाइक की बात करूं तो आप 40 पे चला रहे हो, बट 100 पे चला सकते हो। तो वो 60 वाली जो स्पीड है, गुंजाइश जो है, जो 60, अगर आप चाहो तो 60 बढ़ा सकते हो, उसको कहेंगे। वो जो स्पीड है उसको समझिए, वो एक तरीके की कोल्ड रिजर्व टाइप की हो गई। कोल्ड रिजर्व मतलब ठंडा रिजर्व, मतलब वो कैपेसिटी। अब जैसे यहां पर एक चीज देखिए, 30 मेगावाट आप पैदा कर रहे हो और 50 का पूरा प्लांट है, इसका मतलब 20 मेगावाट वो चाहे तो पैदा कर सकता है। 20 मेगावाट वो चाहे तो पैदा कर सकता है, पर जरूरत आएगी तो वो कर लेगा। अभी वो 30 ही कर रहा है। तो ये होता है 20 मेगावाट, ये हो गया कोल्ड रिजर्व। आप लोग डेफिनेशन समझ रहे होगे। डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज नॉट इन ऑपरेशन। ऑपरेशन में नहीं है अभी ये, बट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द सर्विस, पर सर्विस के लिए अवेलेबल करवाई जा सकती है मौके वारदात पे। मतलब जरूरत पड़ेगी तो ये 20 मेगावाट और पैदा कर देगा, बट अभी पैदा नहीं कर रहा है, अभी 30 ही पैदा कर रहा है। हॉट रिजर्व क्या होता है? हॉट रिजर्व होता है, अब जैसे ये 30 मेगावाट पैदा तो हो गई है, अब मान लो 3 मोहल्ले थे, मोहल्ला 1, मोहल्ला 2, मोहल्ला 3, हर मोहल्ले को 10 मेगावाट की बिजली चाहिए मान लीजिए।
अब मान लीजिए 30 मेगावाट में यहाँ जा रही है, अगर तीनों को चली जाए तो ये 30 मेगावाट सारे खपत हो जाएंगे खपत। अगर 10-10 यहाँ पर बढ़ जाएगी तो ये सारे खपत हो जाएंगे। बट मान लीजिए यहाँ पर कहीं एक फॉल्ट हो गया, अब ये 10 मेगावाट यहाँ नहीं जा रही, पैदा कितनी हो रही है 30 और यूज कितनी हो रही है खाली 20, 10 यूज नहीं हो रही ना। तो यही होता है हॉट रिजर्व। डेफिनेशन समझने की कोशिश करना और कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। देखो, एक चीज होती है केवल जानना और एक चीज होती है केवल मानना। हमने यहां पर केवल मानना नहीं है कि मैंने कह दी आपने मान ली, आपको समझना भी है कंसेप्ट। तो हॉट रिजर्व यहां पे क्या हो रहा है समझिए एक बार। रिजर्व कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। वो रिजर्व कैपेसिटी जो कि ऑपरेशन में तो है, मतलब पैदा तो हो रहा है, बट सर्विस तक में नहीं आ पा रहा, उसे हम यूज नहीं कर पा रहे, उसे हम यूज नहीं कर रहे। हो सकता है फॉल्ट की वजह से ना कर रहा है, यहां फॉल्ट हो गया हो तो 10 मेगावाट वेस्ट जा रही है, किस तरीके से कहीं और बेच दी या कुछ वेस्ट जा रही है, तो वो 10 यहां जो बची रह गई वो है हॉट रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है? स्पिनिंग रिजर्व में अगर हम बात करें तो स्पिनिंग रिजर्व वो कैपेसिटी होती है जो बस बार पे अब जुड़ चुकी है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 30 मेगावाट पैदा करी, तो 30 मेगावाट अगर आप जाके सीधे बस बार पे जोड़ दें, मतलब आप अपने सबस्टेशन पर ले जाएंगे और अब वो लोड पर जा सकती है, वही होती है स्पिनिंग रिजर्व। तो आप कंफ्यूज मत होना, स्पिनिंग रिजर्व जरूरी नहीं है कि जो 30 मेगावाट है वो स्पिनिंग रिजर्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मतलब सीधा सिंपल है, वो कैपेसिटी जो जाके सीधा बस बार से जुड़ जाएगी और लोड लेने के लिए तैयार है कि हाँ मैं इतना लोड लेने के लिए तैयार हूं। तो ये थे स्टूडेंट्स हम लोगों के 20 एमसीक्यू, और जो 20 नंबर वाला एमसीक्यू है कोल्ड रिजर्व, उसको अगर हम देखें तो ए ऑप्शन ही बनता है। रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल बट नॉट रेडी फॉर यूज, ए ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर, ये 20 एमसीक्यू के लिए हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर से कहूँगा मोटिवेट करने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हों तो आप अपने फ्रेंड्स को भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।